दोस्तों, बैंकिंग वेज रिवीजन 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन हो चुकी है। एमओयू भी साइन हो गया और एग्रीमेंट भी साइन हो गया। अब उसके बाद पहले तो इसको 3 साल लगे हैं साइन होने में, और साइन होने के बाद भी कई हर्डल्स आ रही हैं इसमें। आज मैं बता रहा हूँ वी बैंकर्स का जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जो केस हाई कोर्ट ने रेफर किया है, उसके बाद के क्या कंसिक्वेंसेस हैं, उसने क्या नोटिस दिया है, ये हाई कोर्ट ने एनआईटी को क्यों रेफर किया है, एनआईटी की क्या पावर्स हैं, एनआईटी क्या क्या कर सकता है, कितना टाइम ले सकता है फैसला देने में, उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स, और लेवी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि लेवी क्या है, लेवी की डेफिनेशन क्या है, क्या यूनियन लेवी ले सकती है, क्या इस 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के केस में वो लेवी मांग सकते हैं। तो सभी बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि फिर मैं अगर छोटी काट के बनाता हूँ तो फिर बाद में कमेंट्स आ जाते हैं, आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, आपने इस बात को छोटा कर दिया, इस बात को काट दिया। फिर उसका एक एक कमेंट्स का जवाब मुझे देना पड़ता है, लिख लिख कर भी, ऐसे है, ऐसे है, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। तो थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करिए। 10 मिनट से पहले ही मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये 10 मिनट से ऊपर जाने का चांस है। सबसे पहले तो ये देखिए कि वी बैंकर जो वर्कमैन की एक एसोसिएशन बनी है जिसका नाम है बैंकर यूनाइटेड, बाद में चेंज करके कर दिया गया। ये वर्कमैन बैंकर्स की एक यूनियन बनी है, वी बैंकर्स एसोसिएशन। तो इसने चैलेंज किया है आईबीए को, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को, कि दिस इज़ नॉट ए लीगल एंटिटी। इसको जब चैलेंज किया तो आईबीए ने अपने एक लेटर के थ्रू कोर्ट में ये मान लिया कि वी आर नॉट ए लीगल एंटिटी, वी आर नॉट अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट वेज नेगोशिएशन, दिस इज़ ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारा कुछ जो एग्रीमेंट आज से 1966 से बाईपार्टाइट सेटलमेंट चलती आ रही है, वो सारे के सारे इनडायरेक्टली देखा जाए तो इनवैलिड हैं। क्योंकि अगर नेगोशिएशन करने वाली ही लीगल एंटिटी नहीं है, अथोराइज्ड नहीं है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी ही नहीं है, गांव के एक विलेज के अंदर, पिंड के अंदर एक सोसाइटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सभी नेशनलाइज बैंक्स के एम्प्लॉइज़ को वेज रिवीजन करती है, उनको रेगुलेट करती है, उनके वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करती है, हर तरह की इंस्ट्रक्शन देती है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो ऑथोराइज्ड ही नहीं है। पहले तो वी बैंकर्स ने ये चैलेंज किया। दूसरा है, उन्होंने इंटरिम रिलीफ, जब एमओयू साइन हो गया तो उन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगा था एम्प्लॉइज़ के लिए कि 15% पे एग्री हो गया है तो 15% उनको इंटरिम रिलीफ दे दीजिए जब तक हाई कोर्ट का फैसला आता नहीं और 11th बाईपार्टाइट को वैलिड नहीं माना जाता, तब तक एम्प्लॉइज़ को 15% के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, करते जाइए। दूसरा सवाल ये पेंडिंग पड़ा था। तीसरा इशू है लेवी का, कि लेवी, वी बैंकर्स ने लेवी को भी चैलेंज किया है कि लेवी जो है यूनियन नहीं ले सकती है। यूनियन इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी डीलर, कि उसने प्लाट बेचा है या खरीदा है तो उसकी कमीशन ले रहा है। प्रॉपर्टी डीलर भी 1% कमीशन लेता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारी यूनियन जो हमारे से एनुअल सब्सक्रिप्शन भी लेती है, मंथली सब्सक्रिप्शन भी लेती है, और वो उसके बाद वो वेज रिवीजन करवाने की लेवी भी लेती है। क्या यूनियन ने कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है स्टाफ के लिए? क्या यूनियन ने रिटायरीज के लिए कोई ओल्ड एज होम खोला हुआ है? क्या यूनियन ने हमारी रिटायरीज, हमारे एम्प्लॉइज के लिए कोई हॉलीडे होम खोला है? क्या उन्होंने कोई ऐसा फंड बनाया है कि अचानक कोई एम्प्लॉई बीमार हो जाए
या उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को चलाने के लिए हमने ये फंड मेंटेन रखा है? क्या कोई एम्प्लाई गरीब है, उसके पास अपने फ्यूनरल सेरेमनी के लिए पैसे नहीं है, या बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है, या घर की फ्लड में गिर गया है, या सोके में वो मारा गया है, तो उसकी हेल्प करने के लिए यूनियन ने कोई ऐसा फंड बनाया है? कुछ भी वेलफेयर एक्टिविटी नहीं करी है, सिर्फ चमड़ी उधेड़ने के लिए वो बैठे हैं, एम्प्लॉयज़ का खून पीने के लिए वो बैठे हैं, और वो उसके लिए उन्होंने ऐसा काम किया है और चंदा लेते जा रहे हैं। 2,80,00,000 के करीब, मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड यही है कि इतना के करीब हर महीने वो एकत्र कर लेते हैं। अब वो 4% लेवी मांग रहे हैं। अगर कितने करोड़ों रुपया उनके पास इकट्ठा हो जाएगा तो वो किस काम आएगा? उसका मंथली इंटरेस्ट ही इतना बन जाता है कि कई गरीबों के घर बनाए जा सकते हैं, कई गरीबों को राशन दिया जा सकता है, मंथली राशन। यूनियन ने कोई ऐसा ग्रोसरी स्टोर नहीं बनाया है जिस पे एम्प्लॉइज को सब्सिडाइज राशन मिले। जो क्लास 4 एम्प्लॉई हैं, हमारे पार्ट टाइम स्वीपर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर हैं, मैसेंजर हैं, हेड मैसेंजर हैं, गार्ड हैं, दफ्तरी हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसी कैंटीन नहीं बनाई है कि सब्सिडाइज रेट 50% या 40% डिस्काउंट पर उनको राशन मिल सके, ताकि महीने का राशन वो आराम से ले सके। बीमार एम्प्लाई के लिए कि दवाइयों का कोई सब्सिडाइज स्टोर नहीं बनाया है। करोड़ों रुपया फंड यूनियन के पास पड़ा है, एक भी पूरे इंडिया में ऐसा स्टोर नहीं है जहां जाके वो सस्ती दवाई ले सके। तो इससे दुख होता है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, चंदा लिया है और चंदे से उन्हें अपने कामरेड्स को ही दबके मारे हैं, अपने कामरेड्स को ही परेशान किया है। चलो आज हम दूसरी बात पे आते हैं कि एनआईटी क्या है। एनआईटी वी बैंकर्स का केस कब रेफर हुआ, क्या हुआ? देखिए, वी बैंकर्स का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भेज दिया था, क्योंकि वी बैंकर ने ये डिमांड करी थी कि ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, तो उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया। जब रेफ़र कर दिया तो एनआईटी क्या चीज़ है ये तो बैंकर भाइयों आपको पता ही होगा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या है, कैसे बना है, ये भी पता है। इसका दूसरा है कि ये 90 डेज का टाइम मिनिमम ले सकता है फैसला करने में, पर ये कहने को 90 डेज है, जितने भी फैसले हुए हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम ले गया। 1.5 साल के करीब जितने भी बैंक के बारे में फैसले करे हैं एनआईटी ने, वो 1.5 साल का समय उसने लिया ही लिया है। दूसरी बात है कि नेशनल आईटी के पास एक पावर होती है कि किसी भी लीगल पॉइंट को, किसी भी टेक्निकल पॉइंट को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट को वो आगे एक्सपर्ट को रेफर कर सकता है। मान लीजिए कोई टेक्निकल पॉइंट आ गया तो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को रेफर कर देगा, और उस रेफर करने को, उसका रिप्लाई देने के लिए वो फिर टाइम लेगा, तो इसलिए करते करते वो 1.5 साल ले जाता है। दूसरे है पेटिशनर को क्लेम करने का टाइम दिया जाता है, और उसके बाद रेस्पोंडेंट को जवाब देने का मिनिमम टाइम 15 डेज दिया जाता है, और क्लेमेंट को रीस्टेटमेंट क्लेम देने का, रीक्लेम स्टेटमेंट देने का भी टाइम दिया जाता है। तो उसके मुताबिक वो कोई एफिडेविट देना चाहता है जिसको रीजॉइंडर कहते हैं, वो भी वो दे सकता है। दूसरी तरफ जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जो ओपोजिशन है, इस केस में वी बैंकर्स के केस में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और 21 बैंक्स की यूनियंस के सीएमडी और 20 बैंक्स की यूनियन सारी ही अगेंस्ट 31 पार्टीज़ को ये नोटिस इशू किया गया है। मैं नोटिस आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। नोटिस आप देखिए, नोटिस में 31 पार्टीज़ को नोटिस जारी हुआ है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरी बात यह है कि ये 1.5 साल के अंदर अंदर काम, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल ले लेता है, लेकिन 1.5 साल से पहले वो फैसला देगा। उस फैसले को अवार्ड कहते हैं।
देसाई अवार्ड, शास्त्री अवार्ड, ये बैंक्स में आपने सबने सुने होंगे। क्लरिकल के ऊपर देसाई अवार्ड लागू है, इसलिए क्लरिकल स्टाफ को बैंक में अवार्ड स्टाफ कहा जाता है, बिकॉज दे आर गवर्नड विद द देसाई अवार्ड। तो आप सारी बात समझ गए कि एनआईटी क्या है। अब आगे चलते हैं कि वी बैंकर्स का जो नोटिस इशू हुआ है वह सभी बैंक्स को दिया गया, उनको बोला गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना रिप्लाई सबमिट करें। तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे और 4 फरवरी को पहली पेशी है। फर्स्ट हियरिंग ऑन 4 फरवरी 2021, 4 फरवरी 2021 है। तो सभी बैंकर ये सोच रहे होंगे कि 11th बाई पार्टाइड सेटलमेंट का एरियर तो हमारे को मिलना बाकी है, नवंबर में भी नहीं मिला, दीपावली से पहले भी कुछ अडॉक रिलीफ नहीं मिला, तो अब दिसंबर की सैलरी के साथ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वी बैंकर्स ने अपनी पटिशन में ये लिखा है कि 15% के हिसाब से इनको पेमेंट करते ही जाओ, बाद में इसका क्या होता है ये बाद में उस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो दूसरी वी बैंकर ने पे कमीशन मांगा है, बैंकिंग सीपीसी नहीं मांगा तो उन्होंने बीपीसी बैंकिंग पे कमीशन मांगा है। बीपीसी सीपीसी के पैटर्न के ऊपर है। तो उन्होंने ये भी 3 डिमांड्स रखी हैं। तो नोटिस में उन पार्टीज़ को 2 हफ्ते के अंदर अंदर 22 दिसंबर तक का टाइम है शायद उनके पास, तो 22 दिसंबर तक वो अपना जवाब देंगे और 4 फरवरी को सुनवाई होगी। और 4 फरवरी को 11th बाई पार्टाइड सेटलमेंट की फेट क्या है, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है, क्या ये बैंकर्स के ऊपर लागू होगा, क्या ये 15% ही रहेगा, क्या ये इसमें स्पेशल अलाउंस मर्जर होगा या नहीं होगा, पेंशन अपडेशन की बात होगी या नहीं। ये 4 फरवरी को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या फैसला देता है। तो हमारे को जो रियल पोजीशन है 11th बाई पार्टाइड सेटलमेंट की वो 4 फरवरी को पता चलेगी। तो अभी बैंकर्स के फेवर में मान लीजिए केस जाता है तो क्या कितना उसकी फेवर में जाता है। मान लीजिए एनआईटी बीपीसी बैंकिंग पे कमीशन लागू करता है तो बाई पार्टाइड सेटलमेंट ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर बाई पार्टाइड सेटलमेंट को ख़त्म करता है तो लेवी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। लेवी का जो डर एम्प्लॉइज के माइंड में बैठा है कि अगर हम यूनियन को लेवी नहीं देंगे तो हमारी टांग तोड़ देंगे, हमारे को, मेरे को कई कमेंट्स में लिखा है हमारे को बहुत परेशान करेंगे। क्या परेशान कर सकते हैं मेरे को तो समझ नहीं आती, क्या कर देंगे। क्लर्क है एक आदमी जिसका आने जाने का टाइम फिक्स है, जिसका काम फिक्स है, जिसका बस्ता ये बस्ता है तुम्हारा, ये दराज है, इसमें से निकालो और काम शुरू कर दो। अब तो मैनेजमेंट इतनी डोमिनेटिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, एचआरएमएस सिस्टम है, सैलरी कंप्यूटराइज से पड़ती है, एलएफसी आपकी ऑटोमेटिक पड़ती है, उसके बाद मेडिकल बिल आपने ब्रांच मैनेजर के टेबल पे एचआरएमएस में डालना है, टीए बिल आपने एचआरएमएस में डालना है, हाउस रेंट आपका घटा बढ़ा नहीं सकता हर एक सिटी वाइज। आप तो इस एग्रीमेंट में सारे एक हो गया है, सारे इंडिया ही एक कर दिया है। उसके बाद बैंक ने डायरेक्ट चैनल रखा है कि कहीं किसी को कोई शिकायत है तो कंप्लेंट करो। स्टाफ मैटर के लिए संजीवनी है, किसी के लिए क्या है, किसी बैंक में क्या है, सभी के लिए पोर्टल बना हुआ कंप्लेंट करने का। तो अगर आपकी वीकनेस कोई है तो यूनियन लीडर्स की भी वीकनेस है, उन्होंने भी गलत बिल डाले हुए हैं, उन्होंने भी गलत काम किए हुए हैं, वो आपसे ज़्यादा सुपर एक्टिव हैं। आप उनकी गलती भी नोट कर सकते हैं, अगर वो आपकी गलती नोट करके आपको परेशान कर सकते हैं। जॉब में कई बार गलती हो जाती है, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने भी कई गलतियां करी हैं। वो सीधे लीडर नहीं आए, बाय बर्थ वो लीडर नहीं है। पहले वो काउंटर पे बैठे हैं, कैशियर बने हैं, क्लर्क बने हैं, टाइपिस्ट बने हैं, ऑफिसर बने हैं, स्केल 1 बने हैं, उसके बाद वो ब्रांच मैनेजर बने हैं। उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं और लीडर बनने के बाद भी वो कितनी गलतियां करती हैं। हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़े लीडर ने जो पूरा महीना बॉम्बे में मीटिंग में बिजी रहा है, उसने अपना पेट्रोल का बिल डाला हुआ है, कन्वीनियंस का बिल डाला हुआ है, उसके बाद भी चंडीगढ़ में। तो ऐसे लोग गलतियां कर जाते हैं। उनकी अगर आपकी गलती पकड़ी जा सकती है तो उनकी गलती भी आप पकड़ सकते हो। लीडर 1 होगा, 10 होंगे, 15 होंगे, तो एम्प्लॉइज तो हज़ारों हैं। क्या 10,000 आदमी 10 आदमी की गलती नोट नहीं कर सकता, और 10 लीडर जो है 10,000 एम्प्लॉइज की गलती नोट कर सकते हैं।
मेरे को सही समझाइए, मेरे को कमेंट्स में लिखना कि 10 लीडर 10,000 क्लर्कों की गलती नोट कर लेंगे, लेकिन 10,000 क्लर्क 10 लीडरों की गलतियां नोट नहीं कर सकते। आप उनको नहीं डरा सकते कि तुमने ये मिस्टेक करी है, तुमने ये बैंक में ये गलती करी है, तुमने जब क्लर्क थे तुमने ये गलती की, जब तुम स्केल 1 थे तुमने ये गलती करी थी, तुमने LFC बोगस ली है, तुमने TA बिल बोगस डाला हुआ है, तुमने कन्वीनियंस का बिल बोगस डाला हुआ है, पेट्रोल का बिल बोगस डाला हुआ है। न्यूज़पेपर आप लेते हो तो रद्दी के पैसे आप बैंक में जमा क्यों नहीं करवाते? जब तक, अब तो ये बंद हो गया है, पहले ये कानून था कि रद्दी की पेमेंट बैंक में जमा करवानी है। किस लीडर ने जमा करवाई है? सभी की गलतियां होती हैं, सभी गलतियां करते हैं। तो ये कमेंट्स में लिखना कि हमारे को यूनियन परेशान करेगी, डेपुटेशन पे भेज देगी। डेपुटेशन पे कहाँ भेज देगी? तुम्हारे को गुवाहाटी थोड़ा भेज देगा। गुवाहाटी से लखनऊ नहीं भेज सकता, लखनऊ से चेन्नई नहीं भेज सकता, कहाँ भेजेगा? इधर 10 किलोमीटर दूर, इधर 10 किलोमीटर डेपुटेशन अलाउंस मिलता है आपको, हाल्टिंग मिलता है। रोज भेजो मेरे को, छुट्टी वाले दिन भी आपको मिलता है हाल्टिंग। सैटरडे को आप जाते हो, मंडे को आप चाबी पकड़ाने जाते हो, तो 3 दिन का हाल्टिंग अलाउंस मिलेगा आपको। तो देखिए भाइयों, लड़ाई जब भी होती है, पड़ोसी की भैंस को मारना है तो अपनी दीवार घेरनी पड़ेगी। पड़ोसी की भैंस को भगाना है तो अपने को सोने का संगल भी छोड़ना पड़ सकता है। लड़ाई में नुकसान दोनों पार्टीज का होता है, लेकिन अब ये है कि ऐसी बीमारी गले पड़ गई है कि बिना लड़ाई के हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। यूनियन बनाते हैं हम, हाथी खड़ा करते हैं। हाथी मैनेजमेंट नाम के हाथी को गिराने के लिए यूनियन नाम का एक हाथी खड़ा किया था, वो दोनों हाथी आपस में मिल गए। अब यूनियन मैनेजमेंट के साथ मिल चुकी है। ये यूनियन नहीं रही है, दिस इज ए पैरेलल मैनेजमेंट। अब 2 मैनेजमेंट इकट्ठी होकर आपको दबा रही हैं, एक मैनेजमेंट नहीं दबा रही है। एक मैनेजमेंट जो तनख्वाह देती है आपको, सारे अलाउंसेस देती है, सारी फैसिलिटीज देती है, हाउस रेंट देती है, मेडिकल देती है, वो आपसे काम ले रही है। और यूनियन जो है आपसे चंदा लेती है, सब्सक्रिप्शन लेती है, वो भी आपको दबा रही है। दोनों तरफ की मैनेजमेंट है, दोनों ही आपको डरा धमका रहे हैं। तो ऐसी ही बात है। मैंने तो बहुत बारीकी से यूनियन को देखा, ये अंदर जाके बात कुछ और करते हैं, बाहर आके कुछ और बता देते हैं। तो ये उनकी कमजोरियां हैं, उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं, कुछ उनके चमचे होते हैं, उनको ये सिखाते रहते हैं, आपकी फीडबैक, आपकी चुगली वो उनको मारते रहते हैं, और सारा आपकी पोजीशन आप उनको बताते रहते हैं। आप ही से आपके ही भाई, आपके ही कॉलीग, आपके साथ ही बैठने वाले। तो थोड़ा सुधार कीजिए, इसलिए यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनाई है। 4,000 से ज़्यादा उसके मेंबर बन चुके हैं। उसमें GM, DGM, AGM, चीफ मैनेजर, स्वीपर, एम्प्लाई, PN, मैसेंजर सभी हैं। तो मेरे भाइयों, आप भी उसके मेंबर बनिए। फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पर आप सर्च करिए यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, तो वहाँ जाके एग्री टू द ग्रुप रूल्स में टिक करिए और सीधा प्रेस ज्वाइन का बटन प्रेस करिए। मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी तो आई विल क्लियर इट। तो इसलिए यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनाई है। अब तो आपको ये पता है कि हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर कर दिया था कि वी बैंकर्स जो है HRMS में एक यूनियन, रजिस्टर्ड यूनियन के नाम पर आएगी। जैसे बाकी यूनियन NCBE आती है, AIBE आती है, ऐसे अब वी बैंकर्स का नाम भी आएगा। अब वी बैंकर्स को चंदा दे सकते हैं। आप HRMS को ऑथराइज कर देंगे कि मेरा चंदा बजाय UFBU की किसी कंस्टिट्यूएंट को देने के वी बैंकर्स को दिया जाए, तो HRMS आप काट के वी बैंकर्स के अकाउंट में डालेगा। इसी तरह यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन अभी हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद ये भी उसमें आ जाएगी और आपका चंदा आप UBU को भी चंदा दे सकेंगे। अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो सारा कुछ इस ध्यान से, नोटिस की बात हम कर रहे हैं, लेवी की बात हम कर रहे हैं। तो लेवी देने का सवाल 4 फरवरी को ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए आपकी जो चिंता है वो छोड़ दीजिए। लेवी कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा, लेवी यूनियन को मना कर दिया जाएगा लेवी लेने के लिए, और एम्प्लॉइज़ को मना कर दिया जाएगा देने के लिए। और वी बैंकर जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी एसोसिएशन, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद हमारी यूनियन यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी। हम एक सेल बना रहे हैं UBU के अंदर ही, फेसबुक के ऊपर ही, जो हमारे पास DGM विजिलेंस में काम कर चुके हैं, जो AGM विजिलेंस, चीफ मैनेजर विजिलेंस हैं, वो उनके एक 100 मेंबर्स का ग्रुप बनाया जा रहा है,
जो आपको किसी भी एम्प्लाई को, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो पीएन है, किसी भी एम्प्लाई को कोई एक्सप्लेनेशन कॉल है, कोई चार्जशीट मिली है, कोई मेमो मिला है, उसका क्या जवाब बनाना है आप फेसबुक पे डाल के पूछ सकते हैं। तो आपको राय देने के लिए बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन के अंदर बैठे हैं, जनरल मैनेजर जीएम्स हैं, मैं अब नाम लेके नहीं बताना चाहता, जो टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, जिनको आप रोज टीवी पे देखते हो बैंकिंग ओपिनियन के लिए, वो हमारी यूनियन के मेंबर हैं। और तो और छोड़िए, कई बड़े बड़े लीडर यूनियन छोड़ के हमारी यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन में आ चुके हैं। वो लीडर भी आपको गाइड करेंगे जिन्होंने कई इंक्वायरीज को डिफेंड किया है एज ए डीआर, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव। वो इंक्वायरीज में, चार्जशीट की इंक्वायरी में, विजिलेंस इंक्वायरी में बैठे हैं। तो मेरे भाइयों, आप सभी जो भी सुन रहा है, वी बैंकर की पोजीशन, वी बैंकर के नोटिस की पोजीशन, केस की पोजीशन और लेवी की पोजीशन आज मैंने क्लियर कर, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है कि एक एक कमेंट्स में लिखना बहुत मुश्किल था। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी, वी बैंकर का नोटिस समझ आ गया होगा और हम उनकी जो पोजीशन है और यूएफबीयू की पोजीशन जो है आपके सामने आ गई होगी। क्योंकि वी बैंकर्स एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन गई है जो इतने बड़े हाथी का मुकाबला कर रही है। उसमें 31 बैंकों के सीएमडीज, यूनियन के बड़ी बड़ी यूनियन, पुरानी करोड़ों रुपया जिनके पास फंड पड़ा है, उनका मुकाबला करना। और भी इसमें आ सकता है, किसी भी को ऑब्जेक्शन हो वो अपनी क्लेम डाल सकता है और ऑपोजिशन में खड़ा हो सकता है। तो कितनी AIBE बहुत बड़ी यूनियन है, वो भी उसके ऑपोजिट खड़ेगी। और मैनेजमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, 21 नेशनलाइज बैंक्स की मैनेजमेंट जो है उनके अगेंस्ट खड़ेगी और वी बैंकर्स एक तरफ खड़ा होगा। लेकिन उसके मन के अंदर आप लोगों की जो ताकत है, आप लोगों ने जो वी बैंकर्स को ताकत दी है यूनाइट होकर, वो उसके मन के अंदर है, वो शक्ति है, उसका मुकाबला करने के लिए काफ़ी है। तो इसी तरह जैसे वी बैंकर्स को आपने साथ दिया है, उस तरह यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन का भी साथ दें, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग संस्था बनकर इन लोगों का मुकाबला करें और इनको एक बार इस लेसन दें कि आपकी ड्यूटी क्या है। तो इसलिए भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने कर दी है तो किसी और से करवाइए। एक आदमी 5 मेंबर से सब्सक्राइब नहीं करवा सकता। अगर हम आपके लिए इतनी बड़ी वीडियो बना सकते हैं, इतना बड़ा डाटा आपको दे सकते हैं, तो सब्सक्राइब करवाइए। रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से, अपने कॉलीग से, अपने बैंक के कस्टमर से, किसी से भी उसको सब्सक्राइब करा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।